नमस्कार भाइयों। साइंस के सेगमेंट में यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीसीएस को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और 59 नंबर क्वेश्चन ये हमारा है। इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है। तो लकड़ी से क्या ध्वनि निकलती है? तो भैया नहीं निकलती है। पानी से, इससे भी नहीं निकलती है। रबड़ से तो कतई नहीं निकलेगी। लोहा जो होगा, इसके अणुओं की जो प्रघनता होती है बहुत पास पास होती है। और सपोज दैट यदि हम यहाँ पर ठोकर मारें तो यहाँ पर सबसे तेज सुनाई देती है, अर्थात लोहे में सबसे तेज ध्वनि सुनाई देती है। लोहे का गमन पथ जो होता है सबसे तेज होता है। लोहा सबसे ठोस होता है, जो जितना ज़्यादा ठोस होगा उतने ज़्यादा उसमें ध्वनि तीव्रता से गमन करेगी। ठीक है, तो यहाँ लोहा इज द राइट आंसर होगा। आपने एक प्रैक्टिकल देखा होगा कि लोहे की जो पटरी होती है वहाँ से लोग कान लगा के सुनते हैं, तो दूर आने वाली ट्रेन ये पता लग जाती है कि ट्रेन आने वाली है। ठीक है, लोहा एक ध्वनिक पदार्थ है। लोहा धातु से उत्पन्न होने वाली विशेष प्रकार की ध्वनि को अनुनादी ध्वनि कहा जाता है। धातु में यह अभिलक्षण गुण होता है, यही कारण है कि मंदिर या स्कूल के घंटे आदि धातु के बने होते हैं। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समान प्रवस्था में कंपयमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी कितनी होती है? दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। मतलब ये कह रहा है कि यदि समान अवस्था में हो, एक ये मैंने कल बताया था आपको। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं श्रृंग, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं गर्त। ये कंपन ही है, चाहे रस्सी में उत्पन्न तरंगे हों, ठीक है, और चाहे अन्य किसी प्रकार की उत्पन्न तरंगे, उनके कंपन ही हम उसको कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए दो कंपन मतलब समान आयामों में, मतलब ये देखिए ऊपर ये आयाम एक है, ये आयाम दो है, तो दो आयामों दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। या दो गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। वही चीज में पूछा गया है। राजेश लेखपाल 13/9/2015 की इवनिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। तो तरंग गति के समान कला में कंपन करने वाले क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य को लैम्ब्डा से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास पास के श्रृंगों अथवा दो पास पास के गर्तों के बीच की दूरी को तरंगों में क्रमागत दो संपीड़न या बेलनों के बीच की दूरी को भी हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। चाहे संपीड़न बेलन हो, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? भी हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, संपीड़न का मतलब होता है पास पास और बेलन का मतलब होता है दूर दूर। ठीक है, तो इनके बीच के अब दो पास पास के बीच की दूरी को, दो दूर दूर के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। रेडियो तरंगों का तरंग वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, रेडियो तरंगों का वेग लगभग प्रकाश के वेग के समान होता है, इसलिए ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। वेग और देखिए चाल और वेग में क्या अंतर होता है? चाल बेसिकली ये दिशाहीन होता है, आप किस स्पीड से जा रहे हैं ये नहीं पता है। ठीक है, लेकिन वेग जो होता है इसमें दिशा होता है, क्योंकि वेग में जो दूरी बटा समय होती है, इसमें दूरी बटा समय नहीं होता, विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन किसको कहते हैं? सपोज दैट एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, दो पॉइंटों को के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। लेकिन इसमें दिशा होती है कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाओगे, विस्थापन माना जाएगा। लेकिन दूरी आप इस तरफ गए, 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 तो आपकी दूरी यहाँ से लेकर के मान लीजिए 10 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर ये है, 10 किलोमीटर ये है, तो 15, 10, 25, 10, 35 किलोमीटर हुआ। लेकिन विस्थापित कितना हुआ? यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ। ठीक है, तो ये 10, 5, 15, 25 किलोमीटर विस्थापित हुआ। कहने का मतलब ये है कि विस्थापन जो होता है उसमें दिशाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो वेग वैसे है, वेग वेलोसिटी जो है इसमें दिशाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वेग एक सदिश राशि है जबकि चाल जो है अदिश राशि है। ठीक है, तो एफएम प्रसारण बैंड डैश के बीच होता है, इसके बीच में होता है, तो VHF के रेंज में होता है। स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। फिर हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एफएम प्रसारण बैंड VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी को कहा जाता है, VHF को के बीच होता है, जिसका रेंज 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। तो आप यहाँ याद कर लीजिए, आपको आगे काम आएगा, मुझे भी आएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? तो लोहे में। ठीक है, निर्वात में तो शून्य हो जाती है, होता ही गति नहीं है, जहाँ हवा नहीं, जहाँ कोई माध्यम नहीं है। ठीक है, और पानी में धीमा चलता है, वायु में और धीमा चलता है। ठीक है, पानी में भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी एक तरीके से पानी में एक माध्यम से, जो कि हाइड्रोफोन के वगैरह लगा जाता है, अगर पानी में सुनाई देता तो। हालांकि पानी में भी आप मान सकते हैं। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न होती है।
किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है। जिसका घनत्व अधिक होगा, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व के। किसी भी चीज का जितना द्रव्यमान होगा उसका घनत्व भी उतना ही होगा। ठीक है। गैसों के सापेक्ष द्रवों में प्रत्यास्थता अधिक होती है तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में, उसके पास होता है द्रव में, उसके बाद होता है गैस में। मतलब जिसके पिंड ज़्यादा सघन होते हैं। ठोस के जो कण होते हैं वो ज़्यादा सघन होते हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। द्रव में कुछ उससे दूर होते हैं और गैस में और भी दूर होते हैं। ठीक है, वही चीज़ इसमें बताया गया है। यही कारण है कि द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक होती है तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल 0 मीटर पर सेकेंड होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। जल में ध्वनि की चाल देखिए होती है, ऊपर मैंने आपको आशंका जताया था कि 1493 मीटर पर सेकेंड होती है। और लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 1530 मीटर पर सेकेंड की होती है। ठीक है भाई, सोनिक वेव भी तो एक क्या है? तरंग ही तो है, वेव तो हुई है, तो एक तरीके से ध्वनि ही है। कितने माप से अधिक ध्वनि का शोर के नाम से जाना जाता है? मतलब ऐसा ध्वनि जो शोर के रूप में डिनोटेट किया गया है वो कितना है? तो 80 डेसिबल के लगभग आप जो बोलेंगे उसको हम क्या कहेंगे? शोर कहेंगे। ठीक है। कंपन करने वाली प्रत्येक वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, जो भी मूव कर रहा है उसमें ध्वनि होगी। ध्वनि की तीव्रता जब अधिक होती है तब वह कानों के लिए अप्रिय लगने लगती है। एक अवांछनीय अथवा उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को शोर कहते हैं। मतलब जो अवांछनीय हो, जो सुनने योग्य ना हो और तीव्र हो, उसको हम शोर कहते हैं। ध्वनि की सामान्य मापक इकाई डेसिबल होती है। डेसिबल मापक शून्य से शुरू होता है, जो कि समान मनुष्य के कान से सुनी जा सकने वाली सर्वाधिक धीमी आवाज को प्रदर्शित करता है। साधारण बातचीत के लिए 30 से 40 डेसिबल की आवाज होती है। जोर से बातचीत करने में 50 से 60 डेसिबल की आवाज लगती है। और ट्रैक्टर जो 90 डेसिबल की आवाज निकालते हैं। मतलब जोर से हम जो बातचीत कर रहे हैं, भाई आप कहते हैं ना तेज से क्यों बात कर रहे हो, तो 50 से 60 डेसिबल की आवाज वो निकाल रहा है। और ट्रैक्टर 90 से 100 डेसिबल, ये शोर से अधिक है इनकी जो आवाज़। सायरन 110 से 120 निकालता है। जेट विमान 140 से 150 निकालता है। मशीन गन 170 निकालता है। मिसाइल 180 निकालती है। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि शोर का नाम जाना जाता है। ठीक है। सुपरसोनिक स्पीड मापने की इकाई हर्ट्ज तो कतई नहीं होगी। हर्ट्ज तो आवृत्ति का है। नॉट समुद्री मील का है। रिक्टर भूकंप का है। तो मैक यही सही है। सुपरसोनिक स्पीड मापने की इकाई मैक होती है। वस्तु की गति बटे माध्यम में ध्वनि की गति। जो वस्तु की गति है, जिस गति से वो वस्तु चल रहा है बटे उस माध्यम में ध्वनि की गति कितनी है। जैसे सपोज डेट अपनी जो हमारी गति है वो 332 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है। और उस जेट की गति कितनी है उससे भाग दे देते हैं। तो जब मैक संख्या 1 हो तब यह माना जाता है कि गति एक समान हो जाती है। और यदि मैक संख्या 1.35 हो, इसका अर्थ होता है कि वस्तु की गति ध्वनि की गति से 25% अधिक है। ठीक है। 3.35% ही 35% के बराबर हो जाता है। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य का श्रव्य होगी? तो यहाँ पर सी आंसर होगा। 100 हर्ट्ज तक मनुष्य जो है आराम से सुन सकता है। आंतरिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 तक के हर्ट्ज के माध्यम से होती है, जो सुनने वाली होती है। ठीक है। मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है, जिसमें ध्वनि की गति कहा जाता है, मतलब इसे ही ध्वनि कहा जाता है। और 100 हर्ट्ज से आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी। ध्यातव्य है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में, उससे पश्चात द्रव में, फिर गैस में होती है। यही सब मैंने आपको बताया ही था। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? आयाम, तरंग के प्रकार। भैया आयाम तो होता है कि किस आयाम में वो गति कर रहा है, सघन में कर रहा है कि विरल में कर रहा है, किस माध्यम में कर रहा है। ठीक है। तरंग के प्रकार, ये भी कोई मायने नहीं रखता है। तरंग की ध्वनि की प्रबलता, ये भी नहीं। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी किस प्रकार। महिलाओं की देखिए फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, कंठ की, इसीलिए जो है वो उनका तारत्व अधिक होता है, पिच अधिक होता है उनका। वो तेजी से धीमे से बोलते हैं, उनकी आवाज साफ सुनाई देती है। तो तारत्व ध्वनि की वह विशेषता है जिसमें हम ध्वनि को मोटी तथा तीक्ष्ण या पतली कह सकते हैं। ध्वनि की तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। इसके ही आधार पर स्त्री एवं पुरुषों की आवाज का निर्धारण किया जाता है। पुरुषों का तारत्व कम एवं महिलाओं का तारत्व अधिक होता है, इसलिए महिलाओं की आवाज पतली होती है। ठीक है। ये रहा आपका यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद फिर हम 2 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम कल दुश्मन वाला देखेंगे, हीट। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा प्रवर्तक
सतह के बीच की दूरी कितनी होती है, तो यहाँ होगी 17 मीटर। यदि आप यहाँ पर हैं बोल रहे हैं और 17 मीटर के पर दीवार है तो आपकी जो आवाज़ होगी इको बन करके वापस आएगी, ठीक है, इको उसको कहते हैं। तो 17 मीटर है। स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए अवरोधक की ध्वनि से न्यूनतम दूरी जो तय करती है वो कुल दूरी के अर्थात 16.6 मीटर या 17 मीटर के आसपास होनी चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्तियों की वार्तालाप की आवाज का डेसिबल स्तर होगा कितना होगा, जो दो व्यक्ति जो वार्तालाप कहते हैं उनका जो डेसिबल आवाज होगा 30 होगा। यहाँ पर जो है 30 से 40 बताया गया है, तो 30 आप मोटी मोटा रख लीजिए। डेसिबल ध्वनि का अंतर होता है, दो व्यक्तियों के वार्तालाप लगभग 30 डेसिबल के बराबर होता है। कल हमारा टॉपिक होगा हीट, ऊष्मा, ठीक है। आप एक कल देख करके आइएगा, अगर आप सीरियस होंगे तो ऊर्जा क्या होता है और कार्य क्या होता है और ऊष्मा क्या होता है, ठीक है। कल देख के आइएगा, उसके बाद हम जब आपको बताएंगे ये सारी चीज़ें। तो आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। कोई भी क्वेरीज होगी तो आप दीजिएगा। नमस्कार।